हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स अड्डा 24/7। माय नेम इज हर्ष और आज बच्चों मैं आपको पढ़ाने वाला हूं एक ऐसे सवाल के बारे में जो सवाल बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है और क्लास 12th का समझ लीजिए ऐसा सवाल है जैसे पूछा जाता था कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। वैसे ही एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है कि मैनेजमेंट साइंस है, आर्ट है या प्रोफेशन है। मैनेजमेंट बड़ा ही डिबेटेबल टॉपिक है कि मैनेजमेंट साइंस ज्यादा है, आर्ट ज्यादा है या प्रोफेशन ज्यादा है। अब डिसाइड आपको करना है। जब मैं आपको पूरा टॉपिक समझा लूंगा तो आप खुद ही समझ जाओगे कि मैनेजमेंट ज्यादा क्या है एंड मैनेजमेंट कम क्या है। वैसे तो देखा जाए तो मैनेजमेंट साइंस भी है, मैनेजमेंट आर्ट भी है और मैनेजमेंट प्रोफेशन भी है। तो लेकिन आपको डिसाइड करना है कि ज्यादा क्या है, मतलब कि आपको क्या सटीक लग रहा है कि मैनेजमेंट आर्ट ज्यादा लग रहा है, आपको साइंस ज्यादा लग रहा है, विज्ञान ज्यादा लग रहा है या प्रोफेशन ज्यादा लग रहा है, माने व्यवसाय ज्यादा लग रहा है। ओके, तो चलिए बेटा क्लास को शुरू करते हैं। और क्या समझना है आज हमको यही समझना है कि मैनेजमेंट साइंस, मैनेजमेंट एज अ आर्ट, मैनेजमेंट एज अ साइंस एंड मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। ओके, चलिए तो उसके हर टॉपिक के नीचे आपको कुछ 4 पॉइंट दिख रहे होंगे मेरे पीछे। यहां पे चारों पॉइंट का मकसद ये है कि वो सपोर्ट कर रहे हैं, वो सारे पॉइंट सपोर्ट कर रहे हैं कि ये मैनेजमेंट एज अ साइंस क्यों है, या मैनेजमेंट एज अ आर्ट के जो पॉइंट्स हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं कि मैनेजमेंट एज अ आर्ट क्यों है। ये कुछ पॉइंट है वो सपोर्ट कर रहे हैं कि मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन क्यों है। सबसे पहले हम देखते हैं मैनेजमेंट एज अ साइंस को, यानी कि मैनेजमेंट को एक विज्ञान के तौर पे। सबसे पहला पॉइंट है सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। जिस प्रकार से साइंस में आपको प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करनी पड़ेगी, 11 12 देन बीटेक, बीएससी, एमएससी, साइंस की प्रॉपर पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्या वैसे ही मैनेजमेंट की पढ़ाई भी करनी पड़ती है? बिल्कुल करनी पड़ती है। जैसे साइंस एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, वैसे ही मैनेजमेंट भी एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। बच्चे बीकॉम करते हैं, बीबीए करते हैं, एमबीए करते हैं, एंड जिस प्रकार से साइंस में बहुत ही ज्यादा एक्सपेरिमेंटेशन होते हैं, एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, ऑब्जर्वेशंस होते हैं, क्या उसी प्रकार से मैनेजमेंट में भी एक्सपेरिमेंट्स या ऑब्जर्वेशंस होते हैं? जी हां, बिल्कुल होते हैं भाई। साइंस में अभी आप देखिए कि कोविड-19 का समय चल रहा था तो हमारे इंडिया के साइंटिस्टों ने बहुत दिन रात मेहनत करके एक वैक्सीन निकाल दी, कोवैक्सीन और कोविशील्ड। बाकी रशिया वगैरह से भी वैक्सीन आ रही थी, स्पुतनिक वी वगैरह। तो जिन भी साइंटिस्टों ने ये सारी वैक्सीन बनाई है, उन साइंटिस्टों से अगर पूछा जाए कि वैक्सीन कैसे बनाई तो उनका जवाब होगा कि बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया एंड बहुत सारे ऑब्जर्वेशन किए। एक्सपेरिमेंट करना ही पड़ेगा आपको साइंस में। क्या मैनेजमेंट में भी आपको एक्सपेरिमेंट करने चाहिए, ऑब्जर्वेशन करने चाहिए? बिल्कुल। एक मैनेजर हमेशा अपने एम्प्लॉयज के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करता रहेगा और यह जानने की कोशिश करेगा कि कौन सा एम्प्लॉय अच्छा काम करता है, कौन सा एम्प्लॉय बेकार काम करता है, कौन ज्यादा इफेक्टिव है, कौन ज्यादा एफिशिएंट है। यह ऑब्जर्वेशन से पता लगेगा एंड एक्सपेरिमेंटेशन से ही पता लगेगा। इसके अलावा साइंस होता है कि हमने इस केमिकल में उस केमिकल को मिलाया, देन ये रिजल्ट आया। मतलब कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप की बात करते हैं। जैसे बारिश हुई तो वो क्या है? कॉज है, वो कारण है। और कीचड़ हो गया रोड पे, पानी भर गया रोड पे, ये क्या हो गया? ये इफेक्ट हो गया। तो क्या साइंस कॉज और इफेक्ट की बात करता है, मैनेजमेंट नहीं करता है? बिल्कुल, मैनेजमेंट भी करता है कॉज और इफेक्ट की बात। मैनेजमेंट भी देखता है कि हमने ये प्लान बनाया था और उसका ये रिजल्ट रहा, हमने ये डिसीजन लिया था और उसका ये रिजल्ट रहा। मतलब मैनेजमेंट भी कहीं ना कहीं रिलेटेड है कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप से। चौथा पॉइंट है यूनिवर्सल वैलिडिटी। साइंस के जितने भी लॉज हैं, लॉज ऑफ मोशन को देख लीजिए, न्यूटन ने कुछ लॉज दिए थे, उन लॉज को देख लीजिए। साइंस के जितने भी नियम हैं, सिद्धांत हैं, प्रिंसिपल हैं, वो यूनिवर्सल वैलिड है, यूनिवर्सली वैलिड है। और उसी तरीके से जो हमारे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं, जो हेनरी फ्योल और एफडब्ल्यू टेलर ने दिए थे, वो भी यूनिवर्सली वैलिड है। तो कहा जा सकता है कि हाँ, मैनेजमेंट एक साइंस है। परंतु बात यह आती है कि भाई साइंस के जो प्रिंसिपल है वो यूनिवर्सली वैलिड है और वो पूरी दुनिया में एक ही तरीके से लागू होते हैं। मतलब जैसे वो हैं, जैसे न्यूटन ने कहा था वो वैसे ही लागू होते हैं। फर्क नहीं पड़ता है, आप अमेरिका जाके उन प्रिंसिपल्स को पढ़िए, आप इंडिया में प्रिंसिपल्स को पढ़िए, हर जगह वो प्रिंसिपल सेम रहेंगे। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल भी सेम रहेंगे, लेकिन मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हमेशा समय के हिसाब से बदलते रहेंगे। ऐसा खुद हेनरी फ्योल ने कहा था कि भैया जैसा समय हो, जैसी सिचुएशन हो और जैसी ऑर्गेनाइजेशन हो, आप इन प्रिंसिपल्स को पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन करके, मैनेजर से कहा था कि आप इन प्रिंसिपल्स को पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन करके अपने हिसाब से यूज कर सकते हो। तो हम ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट विज्ञान तो है लेकिन एग्जैक्ट साइंस नहीं है, सॉफ्ट साइंस है। तो कहा जा सकता है कि मैनेजमेंट इज अ सॉफ्ट साइंस। हम ये नहीं कहेंगे कि मैनेजमेंट एग्जैक्ट साइंस है, एग्जैक्ट साइंस नहीं है, हां, लेकिन सॉफ्ट साइंस तो है। एग्जैक्ट साइंस नहीं है, सॉफ्ट साइंस है।
फिर आते हैं और मैनेजमेंट ऐसा आर्ट की बात करते हैं। आर्ट मतलब होती है कला। अब कला, अगर मैं आपसे पूछूं बेटा कला क्या होता है, तो आप मुझसे कहोगे कि सर कला मतलब ये होता है जो हम पहले ड्राइंग करते थे ना आर्ट की बुक में, उसी को आर्ट कहते थे। हमने 6, 7, 8 तक ड्राइंग भी की है। नहीं बेटा, कला में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। कला जिसके पास होती है उसको हम क्या कहते हैं, कलाकार। और कलाकार बहुत सारे लोगों को कहते हैं। क्या एक्टर्स को कलाकार कहा जा सकता है? बिल्कुल कहा जा सकता है। क्या गिटार बजाने वाले मतलब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करने वाले लोगों को कलाकार कहा जा सकता है? बिल्कुल। क्या अच्छी ड्राइंग करने वाले बंदे को या इंसान को, स्केचिंग करने वाले इंसान को कलाकार कहा जा सकता है? बिल्कुल कहा जा सकता है। अच्छे डांसर को, अच्छे सिंगर को, अच्छे मिमिक्री आर्टिस्ट को कलाकार कहा जा सकता है? बिल्कुल कहा जा सकता है, क्योंकि उसके अंदर एक कला है। अब अगर कला के फीचर्स को देखें तो कलाकार के फीचर्स क्या है? सबसे पहला थ्योरेटिकल नॉलेज। बेटा जब भी कोई एक्टर होता है ना तो उसको एक्टिंग स्कूल में भी पढ़ाई करनी पड़ती है, एक्टिंग भी सिखाई जाती है। हंसना, रोना, बोलना, दुखी होना, खुश होना, एक्टिंग भी सिखाई जाती है। थ्योरेटिकल नॉलेज भी उसके अंदर होनी चाहिए। फिर आता है पर्सनल स्किल्स। आपने चार्ली चैपलिन को देखा होगा, कुछ वीडियोस हो सकता है आपने चार्ली चैपलिन की देखी हो, जहां पे वो बिना कुछ बोले लोगों को हंसाने का काम करते थे, बिना कुछ बोले। साइलेंट रहती थी उनकी वीडियोस, उनके जो भी शोज आते थे पहले के जमाने में 70, 80s में बहुत ज्यादा फेमस हुआ करते थे, और बिना कुछ बोले लोगों को हंसाते थे। तो आजकल के एक्टर्स को जब भी एक्टिंग सिखाई जाती है तो चार्ली चैपलिन के वीडियोस दिखाए जाते हैं कि बिना कुछ बोले अपने एक्सप्रेशंस को कैसे दिखाना है। तो भैया पर्सनल स्किल्स की बात करते हैं। कला में पर्सनल स्किल्स का रिक्वायरमेंट होता है, बिल्कुल होता है। बेटा आप गाना, आपकी आवाज अच्छी है, आप गाना अच्छा गा लेते हो, लेकिन कितने दिन तक और लोगों के गाने गाते रहोगे? जब आपको अपना गाना गाना होगा, अपना लिखा हुआ, अपना बनाया हुआ गाना, वहां पे आपको अपने पर्सनल स्किल्स की जरूरत पड़ेगी। फिर आता है क्रिएटिविटी। एक कलाकार को हमेशा क्रिएटिव होना चाहिए, उसके अंदर क्रिएटिविटी होनी चाहिए। कहा जाता है कि अपने दिमाग के एक कोने को खाली करो, इंस्टेंटली क्लीन आउट वन पार्ट ऑफ योर माइंड एंड क्रिएटिविटी इंस्टेंटली फिल इट, है ना। क्रिएटिविटी अपने आप उसमें भर जाएगी। कहने का मतलब है अपने दिमाग को थोड़ा शांत करो और खाली करो, क्रिएटिविटी अपने आप आ जाएगी। अब एक कलाकार का सबसे बड़ा गुण होता है कि वो क्रिएटिव रहे, कुछ नया करने की फिराक में रहे, कुछ नया करने के बारे में हमेशा सोचे। ऐसे ही साइंस में भी थ्योरेटिकल नॉलेज का भी यूज होता है, साइंस में भी मैनेजमेंट में भी थ्योरेटिकल नॉलेज का भी यूज होता है। मैनेजमेंट में पर्सनल स्किल्स भी लगती है मैनेजर की, और मैनेजर के अंदर क्रिएटिविटी भी होनी चाहिए कुछ नया करने की। भाई अगर मैनेजर को अपने ऑर्गेनाइजेशन को मार्केट में स्टैंड आउट करवाना है तो उसको कुछ नया करना पड़ेगा, उसको कुछ अनोखा, कुछ बेहतरीन बनाना पड़ेगा। फोर्थ एंड द लास्ट पॉइंट इन सपोर्ट ऑफ मैनेजमेंट एज एन आर्ट इज परफेक्शन थ्रू प्रैक्टिस। बेटा आर्ट, एक कलाकार ना हमेशा, वो एक कहावत भी है कि करत करत अभ्यास ते जड़मती हो तो सुजान। ठीक है, जड़मती मतलब मोटी बुद्धि भी सुजान हो जाएगी जब आप अभ्यास करते रहेंगे। और एक इंग्लिश की कहावत है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। एक कलाकार तभी परफेक्ट हो सकता है जब वो निरंतर प्रयास या निरंतर प्रैक्टिस करता रहे। मैनेजर भी मैनेजमेंट के अंदर तभी परफेक्ट हो सकता है जब वो प्रैक्टिस करता रहे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स की, अपने एम्प्लॉइज के ऊपर उसको आजमाने की। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट आर्ट है, बिल्कुल है। मैनेजमेंट में थ्योरेटिकल नॉलेज भी है, मैनेजमेंट एक पर्सनल स्किल भी है। ठीक है, मैनेजमेंट में एमबीए तो आपने कर लिया, लेकिन बिना पर्सनल स्किल से मैनेजमेंट आप कर नहीं पाओगे। क्रिएटिविटी भी आपके अंदर होनी चाहिए, तभी आपकी ऑर्गेनाइजेशन और लोगों से बेटर हो पाएगी। एंड परफेक्शन आपके अंदर होनी चाहिए, परफेक्शन थ्रू प्रैक्टिस। परफेक्शन थ्रू प्रैक्टिस, परफेक्शन आपके अंदर होनी चाहिए, लेकिन परफेक्शन कैसे अचीव होगी? जब आप प्रैक्टिस करते हो। तो हम ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट एक कला है, मैनेजमेंट एक आर्ट है। इसके पहली वाली वीडियो अगर आपने देखी होगी जो मैंने आपको पढ़ाया था, मैनेजमेंट, व्हाट इज मैनेजमेंट, तो वहां पे आपने देखा होगा बच्चों, मैंने आपको समझाया था कि हैरल्ड कुंट्ज और एफडब्ल्यू टेलर की 2 डेफिनेशन बताई थी पहले ही पेज में, जहां पे मैंने आपको बताया था मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स एंड विद द पीपल इन द फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप। वहां पे भी हैरल्ड कुंट्ज ने भी कहा था कि मैनेजमेंट एक आर्ट है ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स, लोगों से काम निकलवाने की कला है मैनेजमेंट। ठीक है, लास्ट में आते हैं मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। अब प्रोफेशन मतलब होता है व्यवसाय। जैसे अगर मैं कहूं, एक एग्जांपल दूं, तो बेटा डॉक्टर, लॉयर और इंजीनियर की बात करते हैं, एटसेट्रा, ये सारे ही लोग प्रोफेशन में आते हैं। तो मैनेजमेंट भी एक प्रोफेशन है। कैसे है देख लेते हैं। प्रोफेशन में स्पेशलाइज्ड नॉलेज लगती है। ठीक है, प्रोफेशन में क्या लगती है? स्पेशलाइज्ड नॉलेज लगती है। आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। डॉक्टर बनना है तो एमबीबीएस की पढ़ाई करनी पड़ेगी, लॉयर बनना है तो एलएलबी की पढ़ाई करनी पड़ेगी, इंजीनियर बनना है तो बीटेक करना पड़ेगा।
वैसे ही मैनेजमेंट में अगर आपको आना है तो आपको मैनेजमेंट की थोड़ी बहुत पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, बिल्कुल सही बात है। फॉर्मल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, क्या इंजीनियरिंग की पढ़ाई आप करके निकले और सीधे इंजीनियर बन जाओगे? नहीं, उसके पहले आपकी ट्रेनिंग होना बहुत जरूरी है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, सिविल इंजीनियर हो, मैकेनिकल इंजीनियर हो, ट्रेनिंग होना बहुत जरूरी है। तो भैया जिस प्रकार से ट्रेनिंग होना प्रोफेशन में बहुत जरूरी है, उसी प्रकार से फॉर्मल एजुकेशन और ट्रेनिंग होना मैनेजमेंट में भी बहुत जरूरी है। मैनेजमेंट के इंसान को भी ट्रेनिंग लेनी चाहिए मैनेजमेंट करने की। सर्विस मोटिव, डॉक्टर पैसा तो कमाना चाहता है बट वो सर्विस भी दे रहा है। लॉयर पैसा तो कमाना चाह रहा है बट वो सर्विस भी दे रहा है। इंजीनियर पैसा तो कमाना चाह रहा है बट वो सर्विस भी दे रहा है। और एक टीचर की भी बात करें तो टीचर पैसा तो कमाना चाह रहा है बट वो अपनी सर्विस भी दे रहा है टीचिंग की। ठीक, तो सर्विस मोटिव की बात करते हैं। टीचर सर्विस मोटिव में आ गया। क्या मैनेजमेंट भी सर्विस मोटिव में रहता है? बिल्कुल सर्विस मोटिव में रहता है। मैनेजमेंट के अंदर अगर किसी कंपनी का मैनेजमेंट और उसके अंदर कोई मैनेजर काम करता है तो उसका मेन काम ये नहीं होगा कि वो सामान बेचे, उसका मेन काम होगा कि वो सर्विस दे। आखिरी पॉइंट है स्टैट्यूटरी बॉडी। स्टैट्यूटरी बॉडी का क्या मतलब है? स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब है कि अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको एमबीबीएस करना पड़ेगा और आपको लाइसेंस मिलेगा। लॉयर बनना है तो आपको लाइसेंस मिलेगा बार काउंसिल से। ठीक है, वैसे ही आपको अगर मैनेजमेंट के उसके आना के पार्ट में आना है तो आपको किसी ना किसी स्टैट्यूटरी बॉडी के से सर्टिफाइड होना पड़ेगा, जैसे प्रोफेशन में होना पड़ता है। तो ये तीनों फीचर्स आप समझ गए होंगे। चलिए अब इनको डिटेल में देखने की बारी आ चुकी है। मतलब हमने डिटेल में तो देख ही लिया है, बट थोड़ा सा एक बार पढ़ के देखते हैं कि भाई क्या चीजें लिखी हुई हैं। हाँ बच्चों, सबसे पहले देखते हैं मैनेजमेंट एज अ साइंस। यहां पे लिखा हुआ है कि भाई मैनेजमेंट एज अ साइंस में लिखा हुआ है कि साइंस मींस अ सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज दैट कैन बी एक्वायर्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। साइंस नॉलेज के बेसिस पे आती है, एक्सपेरिमेंट करोगे, ऑब्जर्वेशन करोगे, साइंस के माहिर हो जाओगे। सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, साइंस इज अ सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, इट्स प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट। यहाँ पे प्रिंसिपल जो इनके होते हैं वो कॉज और इफेक्ट के बेसिस पे आते हैं। जो इनके प्रिंसिपल्स हैं वो कॉज और इफेक्ट के बेसिस पे आते हैं। ठीक है, फिर आता है ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। ऑल साइंटिफिक प्रिंसिपल्स आर फर्स्ट डेवलप्ड थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड देन टेस्टेड थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन। पहले हर साइंटिफिक प्रिंसिपल्स जो आते हैं वो डेवलप किए जाते हैं अपने ऑब्जर्वेशन से। ऑब्जर्वेशन करके जब आप थक जाते हो फिर आप क्या करते हो? एक्सपेरिमेंटेशन करते हो। मतलब आपने पहले ऑब्जर्व किया कि ऐसा हो रहा है दुनिया में, फिर आपने एक्सपेरिमेंट करके देखा, फिर आपके साइंस के प्रिंसिपल डेवलप हो गए। फिर आता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। Science is based on cost and effect relationship. For an example, if a person eats a lots of fast food, अगर एक इंसान बहुत ज्यादा फास्ट फूड खाएगा विदाउट एनी फिजिकल एक्टिविटी और कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेगा, ही विल पुट ऑन एक्स्ट्रा वेट, उसका वेट अचानक से बढ़ जाएगा। तो कॉज क्या है? फास्ट फूड खाना। और इफेक्ट क्या है? वेट बढ़ जाना। ठीक, यूनिवर्सल वैलिडिटी, साइंटिफिक प्रिंसिपल जो है वो यूनिवर्सली वैलिड है एंड कैन बी अप्लाइड इन ऑल सिचुएशन एंड टाइम्स। बेसिक ट्रूथ है ये साइंस के जितने भी प्रिंसिपल है। ओके जी, बात करते हैं मैनेजमेंट एज एन आर्ट की। थ्योरेटिकल नॉलेज, आर्ट कंप्राइजेज द एप्लीकेशन ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। यहां पे थ्योरेटिकल नॉलेज की एप्लीकेशन लगती है, पर्सनल स्किल्स लगती हैं। भैया देखो लिखा हुआ है इवन हाउ दे टैकल देयर प्रॉब्लम्स फॉर रीचिंग द रिजल्ट और द गोल विच दे आर विलिंग टू अचीव डिफर्स। बेटा देखो कि भैया बात ये की जा रही है कि अलग अलग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के तरीके लोगों के अलग अलग होते हैं कि अपने रिजल्ट को कैसे अचीव किया जाए। अगर आप 10 लोगों को एक ही प्रॉब्लम दोगे तो सबके सॉल्यूशन अलग अलग आएंगे। अप्लाइंग दिस बेसिक नॉलेज विद प्रैक्टिस, क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, इनिशिएटिव एंड इनोवेशन इज अ पर्सनल स्किल। आप अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हो नई नई क्रिएटिविटी के साथ, इमेजिनेशन के साथ, इनिशिएटिव के साथ एंड इनोवेशन के साथ, तो वो आपकी पर्सनल स्किल्स कहलाती हैं कि आपका भैया पर्सनल स्किल है प्रॉब्लम को डील करने का। क्रिएटिविटी, आर्ट में हमेशा क्रिएटिविटी होती है एंड थ्योरेटिकल नॉलेज को प्रैक्टिस भी किया जाता है। कुछ अलग करने का जज्बा होता है क्रिएटिविटी की, हमें और लोगों से कुछ अलग करना है, कुछ नया करना है, कुछ बेहतरीन करना है। परफेक्शन थ्रू प्रैक्टिस, आर्ट्स रिक्वायर्स नॉन स्टॉप प्रैक्टिस टू गेन मास्टरी। आर्ट्स कलाकार को अच्छा कलाकार बनने के लिए लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस लगेगी, मास्टरी अचीव करने के लिए। परफॉर्मिंग द टास्क अगेन एंड अगेन, गेन परफेक्शन थ्रू प्रैक्टिस। आपको परफेक्शन पाना होगा प्रैक्टिस के थ्रू।
लास्ट बट नॉट द लीस्ट प्रोफेशन, सबसे पहले आता है स्पेशलाइज्ड नॉलेज। बेटा हर प्रोफेशन में आने वाले इंसान को डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, उसको पढ़ाई करनी पड़ेगी, फॉर्मल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग से गुजरना पड़ेगा, जहां पे लिखा हुआ है अ डॉक्टर नीड्स टू कंप्लीट हिज फॉर्मल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग टू प्रैक्टिस हिज नॉलेज बिफोर प्रोवाइडिंग हिज सर्विसेज टू द पीपल। बेटा एक बात बताओ, एक डॉक्टर है, उसने पढ़ाई कर ली 4 साल की एमबीबीएस, अब वो सीधे ऑपरेशन करने लगेगा लोगों का? ट्रेनिंग नहीं होगी उसकी, होगी ना, बस वैसे ही। ठीक, फिर आता है सर्विस मोटिव। सर्विस मोटिव में क्या आता है? द बेसिक मोटिव ऑफ प्रोफेशन इज टू सर्व देयर क्लाइंट्स इंटरेस्ट बाय रेंडरिंग अ डेडिकेटेड एंड कमिटेड सर्विस, कि भैया आपको सर्विस देना है। बेसिक मोटिव प्रोफेशन का क्या है? कि उनके जो क्लाइंट है उनका इंटरेस्ट अचीव हो पाए, और इंटरेस्ट कैसे अचीव हो पाएगा? जब वो डेडिकेटेड और कमिटेड सर्विसेज देंगे। क्या देंगे? सर्विसेज देंगे। उनका जो बेसिक मोटिव है वो क्या है? लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड कराना। ठीक, ओके, है ना। क्लाइंट का इंटरेस्ट समझ रहे हैं? जैसे डॉक्टर के लिए उसका क्लाइंट कौन है? पेशेंट। इंजीनियर के लिए क्लाइंट कस्टमर हो गया, और लॉयर के लिए क्लाइंट तो क्लाइंट ही होगा, जो लोग आते हैं अपनी समस्याएं लेके, कानूनी समस्याएं लेके। फिर आता है स्टैट्यूटरी बॉडी। कहा जा रहा है कि भैया हर प्रोफेशन वाले इंसान को एक लीगली रिकॉग्नाइज्ड बॉडी से अपनी डिग्री लेनी होती है, वहां पे उसको सर्टिफिकेट मिलता है, एंड वो बंदा एफिलिएटेड होना चाहिए किसी प्रोफेशनल एसोसिएशन से। जैसे कि एग्जांपल देता हूं बेटा, सीए अगर आपको बनना है तो आपको ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया से डिग्री लेनी पड़ेगी। इसका मतलब स्टैट्यूटरी बॉडी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आई होप बच्चों कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, जहां पे मैंने आपको मैनेजमेंट एज अ साइंस, मैनेजमेंट एज एन आर्ट और मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन के बारे में पढ़ाया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होंगे, और उसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन के बारे में। तो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड टू द चैनल ऑफ कॉमर्स 24/7। आप लोगों को रेगुलरली इस पे पड़ी हुई वीडियोस देखना है, और वन शॉट जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, वन शॉट जो आपके लिए लेके आ रहे हैं, वो भी आपको रेगुलरली हमारे वॉच करते रहना है, जहां पे आपको 1 घंटे 1.5 घंटे में पूरा चैप्टर पढ़ाया जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। बाय बाय।